हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन्स हैं, उनमें हम कहते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट्स की, आफ्टर द कोलिजन वो कंजर्व्ड रही है। ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन थी, आफ्टर द कोलिजन भी उनकी वही काइनेटिक एनर्जी होगी। और इन इलास्टिक की आपकी बुक में वो सिर्फ डेफिनेशन ही बताता है, वो ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती इन इलास्टिक कोलिजन्स के केस में, यानी कि बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि वो हमारे पास हीट में या साउंड में, दीगर एनर्जीज में चेंज हो गई है, जो काइनेटिक एनर्जी थी। इन इलास्टिक कोलिजन्स की सिर्फ हमें वो डेफिनेशन ही बताता है, तो हमें उसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में वो ये वाली लाइंस आपकी बुक में लिखता है एक पैराग्राफ में छुपा के, लेकिन मैं इनको वाज़ह करके लिख रहा हूँ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में मैग्नीट्यूड्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं दो ऑब्जेक्ट्स की, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो हमारे पास चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओनली देयर डायरेक्शन चेंजेस, यानी कि बिफोर द कोलिजन अगर वो पॉजिटिव है तो आफ्टर द कोलिजन वो नेगेटिव हो जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? मिसाल के तौर पे आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी कार है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आपके नेक्स्ट एक ट्रक जा रहा है जो कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो और आप ये ऑब्जर्व करते हो कि यार ये जो ट्रक है, ये मुझे किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है, या मैं इस गाड़ी में बैठ के, जो ब्लू वाली कार है इसमें बैठ के मैं इसको किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह निकालेंगे? बेसिकली हम इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस लेंगे, यानी कि 70 माइनस 55, तो हमारे पास तकरीबन 15 किलोमीटर पर आवर जो है अप्रोचिंग स्पीड आएगी। इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो कोलिजन के केस में हमारे पास दो पार्टिकल्स अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके केस में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? v1 माइनस v2। ठीक है, v1 हम बिफोर दी कोलिजन कह रहे हैं, ठीक है, v1 v2, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v1 माइनस v2। आफ्टर दी कोलिजन हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? v1 माइनस v2। मैंने कहा कि उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट देयर डायरेक्शन चेंजेस, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी का सेम रहा है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? मैथमेटिकली डिराइव। अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से डिराइव करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं या दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारे पास कि मोमेंटम जो है हमारा वो कंजर्व हुआ है। दूसरी कंडीशन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हुई है। तो हम दोनों इक्वेशंस को या दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे। मोमेंटम कंजर्व हुआ तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हम m1v1 को यहाँ पे लेंगे, यानी कि m1v1 प्राइम को यहाँ पे लेंगे और m2v2 प्राइम को यहाँ पे लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको मैं समझाता हूँ। बेसिकली हम सेम मैसेज को एक जगह पे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे m1 आ गया, यहाँ पे m2 वाली सारी वैल्यूज आ गया। अब हमने क्या किया? हमने m1 को यहाँ से कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या आएगा? m1 v1 नेगेटिव v1 प्राइम, और यहाँ से हमने m2 को कॉमन ले लिया, तो m2 मल्टीप्लाई बाय v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आएगी? लॉ ऑफ कंजर्व सॉरी इलास्टिक को लेंगे ना, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, यानी कि 1/2 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ गई, इज इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वन की आफ्टर दी कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है, प्लस 1/2 m1 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो टोटल आ गई है हमारे पास आफ्टर दी कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पे मेरे पास सबके साथ 1/2 है, तो वो 1/2 मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास पीछे इक्वेशन क्या बचेगी? अच्छा, एक और चीज़ भी हम करेंगे। एक तो हमने सबको कैंसिल आउट कर दिया है, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे? इसमें भी हम जो m1 है उनको इक्वेशन की एक तरफ करेंगे, m2 वालों को इक्वेशन की एक तरफ कर देंगे, तो ये m1 v1 प्राइम स्क्वायर इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये m2 v2 प्राइम स्क्वायर ये वहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, हमारे पास m1 v1 प्राइम, ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि इक्वल के उस तरफ से आया, m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर, ये बेसिकली हमने ये वाला लिखा हुआ है, माइनस m2 v2 स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ से आया। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम m1 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, m2 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा। बड़ा मुश्किल है यार बोलना, घंटा। खैर,
अब यहाँ पे हमारे पास m1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v1 सॉरी v2 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बन रही दोनों साइडों पे। तो अगर हम याद करें, रिवाइज करें, मैथ्स में हमारे पास एक फार्मूला आता है, वो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी का प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ। तो हम बेसिकली यहाँ पे भी वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिख देंगे m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, और इसी तरह यहाँ पे भी m2 v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम आपस में किसी तरीके से मिलाएंगे। अब वो किस तरह से मिलाएंगे, बेसिकली हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर सकते हैं हम मैथमेटिकली। तो बेसिकली हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में। अब यहाँ पे हमारे पास m1 m1 से कट जाएगा, ये हमारा इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे m2 m2 से कट जाएगा, और ये इसके साथ कट जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्म, बेसिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे थे, हम स्टार्टिंग से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसको मैथमेटिकली ड्राइव करना है। तो अभी आपको ड्राइव होती हुई नजर आएगी। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आई, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2 प्लस v2 प्राइम प्लस v2। तो हमें वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एक साइड पे चाहिए और वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन दूसरी साइड पे चाहिए। तो हम v2 को इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे और v1 प्राइम को इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, v1 माइनस v2 इक्वल है v2 माइनस v1, यानी कि v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। लेकिन हमें तो ये फॉर्म चाहिए थी। तो अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाती है। हमारे पास क्या बनता है, v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। बेसिकली अभी जितना भी झंझट किया बेसिकली हमने इस चीज़ को ड्राइव करने में किया। और इसका मतलब क्या हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास ये है कि रिलेटिव वेलोसिटीज और दी इलास्टिक कोलिजन सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करेगी, इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए नहीं करेगी। हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर तो इलास्टिक कोलिजन्स है, कंडीशन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड बट दे विल गेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस लो तो सेम आएगा, बस एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। आगे आपकी बुक में वो बेसिकली आपको रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के दो फार्मूले डायरेक्ट दे देता है, उनकी कोई डेरिवेशन नहीं होती। तो हम उनकी डेरिवेशन भी करेंगे और हम देखेंगे कि इन फार्मूलाज को हम क्यों यूज़ करते हैं। ज़रा मैं पानी भर लूँ। तो खैर हम आगे मूव ऑन करते हैं। बेसिकली मैंने ये आपको बताया कि आपकी बुक में वो ये दो फार्मूलाज, यानी कि पीडीपी की बुक में वो ये डायरेक्ट फार्मूलाज दे देता है। अब इन फार्मूला को हमने क्यों यूज़ करना है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। हमारे पास ये फार्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिससे हम वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन इस्तेमाल निकाल सकते हैं। लेकिन फिर हम ये फार्मूलाज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, सवाल यहाँ पे है। उसकी वजह ये है, अगर यहाँ पे आपने v1 प्राइम निकालना है सिर्फ, तो आपको वो निकालने के लिए टोटल कितने अननोन्स चाहिए, आपको टोटल 4 अननोन्स चाहिए। आपको m1 चाहिए, m2 चाहिए, v1 चाहिए, v2 चाहिए। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आपने v1 प्राइम निकालना है तो इस केस में आपको 5 अननोन्स चाहिए। आपको m1 चाहिए, m2 चाहिए, v1 चाहिए, v2 चाहिए और v2 प्राइम भी चाहिए। v2 प्राइम की यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम इन दोनों में से जो भी फार्मूला हमें कन्वीनियंट लगेगा हम वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कम अननोन्स हैं तो उनको हम इस्तेमाल करके v1 प्राइम निकाल सकते हैं। अब बेसिकली ये फार्मूला आया कहाँ से, बड़ा मुश्किल लग रहा है याद करने में, और आपकी बुक में चूंकि उसकी डेरिवेशन नहीं है तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन ना लो, मैं इसको ड्राइव करता हूँ। ये फार्मूला आया कहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्राइव करूँगा, दूसरे वाला मैं चाहूँगा कि आप खुद एक सेल्फ असेसमेंट के तौर पर ड्राइव करो। तो ये फार्मूला आया कहाँ से हमारे पास, बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेसिकली ये मैंने इक्वेशन को आगे पीछे किया हुआ है। ये आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये वही इक्वेशन है आपके पास जो ब्लू में है, लेकिन इसको मैंने रीअरेंज किया है। m1 को मैथ्स 1 वालियों को एक साइड पे कर लिया, मैथ्स 2 वालियों को दूसरी साइड पे कर लिया, और वहाँ से मैंने मैथ्स जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी पीछे भी हमने ड्राइव किया है, ये निकाली है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है, ये दूसरी हमारे पास
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलास्टिक कोलियन से आई है। वो क्या इक्वेशन है कि हमारे पास relative velocities before the collision and after the collision will be same in magnitude but opposite in direction। तो यहाँ पे यही वो बात लिखी हुई है। तो अब इन दो इक्वेशंस को यूज करते हैं हमने बेसिकली करना क्या है, हमने V2 या V1 को की वैल्यू निकालनी है विद यूजिंग मिनिमम क्या लो के अननोन्स। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को लूँगा और इस इक्वेशन को मैं सीधा कर लूँगा V1 प्राइम के लिए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करके V1 प्राइम नेगेटिव हो जाएगा और ये V2 प्राइम जो है हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये फॉर्म बन गई। अब मैंने इस इक्वेशन को सीधा करना है किसके लिए, V1 प्राइम के लिए। तो मैं V1 प्राइम यहाँ पे नेगेटिव है, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारा कुछ इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी फॉर्म, हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, V1 प्राइम इक्वल है नेगेटिव V1 प्लस V2 वहीं का वहीं था तो वो पॉजिटिव ही रहा और प्लस V2। अब हम V1 प्राइम की ये वैल्यू लेंगे और इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन को, इस V1 प्राइम की जो हमने इक्वेशन निकाली हुई है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। M1 वैसे के वैसे आया, V1 वैसे का वैसे ही आया। नेगेटिव V1 प्राइम था तो उसकी जगह पे नेगेटिव V1 प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के लिख दी। ठीक है, नेगेटिव वाली को एंड पे लिख दिया, बाकी ये दोनों पॉजिटिव वाली स्टार्ट में आ गई हैं। बाकी हमारे पास M2 V2 प्राइम नेगेटिव V2 हमारे पास वैसे का वैसा ही आ गया जो कि यहाँ पे था। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे ही आपको बेसिकली जो ये इक्वेशन है पूरी ना भी याद हो, आपको बस ये दो चीज़ें याद हो, आप यहाँ पे भी V2 प्राइम डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप अननोन्स देखो, हमारे पास अननोन्स कितने हैं, M1 है एक अननोन हमारे पास, एक हमारे पास M2 है, एक हमारे पास V1 है, V1 यहाँ पे V1 है और एक हमारे पास V2 है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। तो अगर हम इसी इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज प्लग इन कर दें और V2 प्राइम के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास V2 प्राइम के भी यहाँ पे भी चार बेसिकली हम अननोन्स के यूज करते हुए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इससे आगे वो जो करता है वो बेसिकली ये करता है, जो ये इस फॉर्म में आता है वो इस इक्वेशन को कह लो कि सिंप्लीफाई या सॉल्व करता है। तो वो सॉल्व कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हम नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, V1 नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव V2 प्राइम, और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव था तो ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी इक्वल की दूसरी तरफ सेम की सेम कंडीशन ही रहेगी। अब V1 और ये V1 दो हैं, ये दोनों आपस में ऐड होके 2V1 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 2V1 नेगेटिव 2V2 नेगेटिव 2V2 प्राइम, और ये हमारे पास क्या बना M2, ये हमारे पास ये वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे ऊपर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैसेज को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैसेज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2M1 V1 नेगेटिव M1 V2 नेगेटिव M1 V2 प्राइम और इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस इक्वेशन को सीधा करना चाह रहे हैं फॉर M2 प्राइम। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इक्वल के एक तरफ M2 प्राइम हो, बाकी सब कुछ इक्वल के दूसरी तरफ, हमारा टारगेट ये है। तो खैर अब तक हमने M सारे अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी M2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमारा टारगेट क्या है, हम V2 प्राइम को आइसोलेट करना चाह रहे हैं इक्वल के एक तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल के एक साइड पे V2 प्राइम वाली सारी वैल्यूज कर देंगे, दूसरी तरफ V2 प्राइम के बगैर वाली सारी वैल्यूज। तो बेसिकली हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास V2 प्राइम वाली सारी यहाँ पे आ गई और V2 प्राइम के बगैर वाली सारी यहाँ पे आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैं यहाँ से M1 वापस कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ या कॉमन ना भी लूँ, क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ से V2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से V2 कॉमन लिया मैंने, तो V2 मैंने यहाँ पे लिख लिया नेगेटिव M1 प्लस M2 आ गया मेरे पास। और यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ V2 प्राइम तो मेरे पास क्या आएगा, V2 प्राइम M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, जैसी मर्जी आप लिखना चाहो इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे V2 प्राइम के लिए इक्वेशन को आइसोलेट करना है तो मैं इसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर दूंगा। हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है हमारे पास और एक ये टर्म है। तो जो ये हमारे पास M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, जैसे मर्जी आप इसको कहना चाहो, ये हमारे पास इन दोनों से आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, V2 प्राइम इज इक्वल्स टू 2M1 V1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, बेसिकली इसके नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस V2, बेसिकली हमने इनको सीधा कर लिया, M2 माइनस M1 कर लिया, तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारे पास सेम ही तो है।
तो बेसिकली इस तरह से ये इक्वेशन डिराइव की गई आपकी बुक में। तो इसी तरह आप सेम टेक्निक यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे V1 को बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, उनमें से एक को पकड़ के हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी में। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सीधा किया V1 प्राइम के लिए और हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। इसी तरह अगर आप V2 प्राइम के लिए इस इक्वेशन को सीधा करो, तो आपके पास क्या बनेगी? V2 प्राइम यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपके पास ये बनेगी V1 नेगेटिव V2, और आपके पास ये पॉजिटिव है, तो ये भी आपके पास नेगेटिव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव V1 प्राइम। ठीक है, ये वैल्यू को पकड़ के अगर आप यहाँ से लेके थोड़ा घुमा के यहाँ पे डाल दो, तो इस इक्वेशन को फिर उसके बाद आप आइसोलेट करो V1 प्राइम के लिए, तो आपके पास बेसिकली V1 प्राइम का फार्मूला आ जाएगा, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद एज अ सेल्फ असेसमेंट खुद करो। तो यहाँ से बेसिकली ये फार्मूला ड्राइव हुआ था, और इस फार्मूले को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें हमें कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो टोटल ये 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास। अब कुछ केस स्टडीज हैं इलास्टिक कोलिजन्स की, आपकी बुक में 4 हैं, तो हम उन चारों को देखेंगे कि वो चारों केस स्टडीज क्या है। बेसिकली वो केस स्टडीज हमें हेल्प आउट करेंगी एमसीक्यूज में, तो खास तौर पे वो हमें हेल्प आउट करेंगी कि हम जल्दी से आंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं तो आप उनमें सॉल्व भी कर सकते हो, आपको वो बेसिक केस स्टडीज ना भी पता हो तो खैर है। पहली केस स्टडी हमारे पास क्या है कि जो कोलिजन हो रहा है 2 मैसेज के दरमियान में, बेसिकली ये सारे केसेस हम 1 डायमेंशनल फॉर 2 बॉडीज लेंगे। तो जो 2 बॉडीज हैं उन दोनों के मैसेज हमारे पास क्या है? सेम है। तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी? ठीक है, वेलोसिटीज हम टुवर्ड्स ईच अदर लें या एक दूसरे के ऑपोजिट, जो मर्जी डायरेक्शन लें। तो खैर अगर टुवर्ड्स ईच अदर हम ले रहे हैं तो हम उसका केस स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा केस आता है, मैसेज सेम है, जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, और जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आके इसको हिट करता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? तीसरा केस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज़्यादा वो एट रेस्ट है। तो ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसको आके कोलाइड करेगा तो क्या होगा? ठीक है, बेसिकली ये कुछ इस तरह से केस है कि बहुत छोटा मैस एक बहुत बड़े मैस से जो कि रेस्ट पे है उसके साथ कोलाइड कर रहा है, इसको रेस्ट मैस भी कहते हैं। जो चौथा केस है उसमें आपके पास सेम यही 2 मैसेज हैं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है या चेंज ये है कि जो आपके पास छोटा ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, और जो आपके पास बड़ा ऑब्जेक्ट है वो एट मोशन है। ठीक है, वो एट मोशन है। पांचवा केस आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया है, ये बेसिकली इलास्टिक कोलिजन का केस नहीं है, ये इन इलास्टिक कोलिजन का केस है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास केस क्या है कि बिफोर द कोलिजन हमारे पास सेम इसी तरह की कंडीशन रहेगी, लेकिन आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास सिनेरियो होगा वो ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी कि मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा, तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा। अब कोलिजन होगा इन दोनों के दरमियान। आफ्टर द कोलिजन हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और ये इस तरह से इकट्ठे मूव करने लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक ट्रक खड़ा है, एक कार मूव कर रही है, और वो एक कह लो कि एक ट्रक में कोलाइड करती है, और आफ्टर द कोलिजन वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और वो इकट्ठे मूव करने लग जाते हैं। तो उस केस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ये बेसिकली हमारे पास जो फिफ्थ केस है, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन्स नहीं है। इलास्टिक कोलिजन्स में हमारे पास V1 माइनस V2 इज इक्वल टू नेगेटिव V1 प्राइम माइनस V2 प्राइम की कंडीशन फुलफिल होती है, जो कि इस केस में नहीं हो रही। तो ये इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस केस को हम कोलाइस केस भी कहते हैं, और आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, और मैंने ऐसे बहुत से एमसीक्यूज भी देखे हैं जो बच्चे जो कि प्रैक्टिस टेस्ट जो कि मैंने सॉल्व कराए उनमें कोलाइस केसेस के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी आए थे। तो खैर बारी बारी केसेस को देख लेते हैं। हमारे पास पहला केस में हमारे पास क्या आता है? पहले केस में वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी, बेसिकली हम कोई भी इक्वेशन पकड़ लें, ठीक है, इन दोनों में से, और उसमें हम वैल्यूज प्लग इन कर दें। मैसेज सेम है, वेलोसिटीज हमारे पास V1 और V2 हैं, ठीक है। तो मैसेज अगर हम V2 के लिए सॉल्व करें, यानी कि इसमें वैल्यूज प्लग इन करें, तो हमारे पास मैसेज सेम है, तो M2 माइनस M1 क्या आएगा? 0। ये 0 यहाँ पे आ गया। मैसेज सेम है तो M1 प्लस M2 क्या आएगा? 2M। वेलोसिटी V2 ही रहेगी, यहाँ पे हमारे पास 2M हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी 2M हो जाएगा, और V1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 है तो ये टोटली 0 हो जाएगा ये वाली टर्म, और इस टर्म में 2 से कट जाएगा, MM से कट जाएगा, तो हमारे पास V2 प्राइम क्या आएगा? V1। यानी कि आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन V1 है और V2 है, आफ्टर द कोलिजन अगर मैथ सेम है
तो जो वेलोसिटी v1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की थी, सेकंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन वो वेलोसिटी हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम v1 के लिए भी सॉल्व करें, v1 प्राइम के लिए, तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरह का सिनेरियो आता है। v1 प्राइम में सारी वैल्यूज प्लग इन करो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, ये m1 v1 आ गया डिवाइड बाय 2m, और यहाँ पे हमारे पास 2m डिवाइड बाय ये भी 2m हो जाएगा v2, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास v1 प्राइम क्या आ जाएगा, v2 के इक्वल। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहले केस में हमने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर तो मैसेज सेम है तो हमारे पास आफ्टर द कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले की वेलोसिटी ले लेगा, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले की वेलोसिटी ले लेगा आफ्टर द कोलिजन, तो जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। जो दूसरा केस है वो भी सिमिलर इसी तरह का है। इसमें हमारे पास एक वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आफ्टर द कोलिजन हमारे पास जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, अगर तो मैसेज सेम है तो इसकी 0 हो जाएगी, और जो v2 है ये बेसिकली v1 के साथ मूव करने लग जाएगी, यानी कि v2 प्राइम v1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर था ये भी हमारे पास। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट टकराता है बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से जो कि एट रेस्ट है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे छोटा मैस इतना छोटा है कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन आपकी या किसी भी बंदे की ट्रेन के साथ टक्कर हो जाती है। अब आपकी जब ट्रेन के साथ टक्कर होगी तो हम कहेंगे कि जी जो ट्रेन का मोमेंटम है उसमें कमी आनी चाहिए, उसमें कमी आएगी लेकिन वो बहुत माइन्यूट होगी, बहुत ज़्यादा माइन्यूट। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन का मैस है वो आपसे बहुत ज़्यादा और आपका मैस ट्रेन के मैस से बहुत ज़्यादा कम है। एक और एग्जांपल, खतरनाक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता एक बंदे की ट्रक के साथ कलेजन हो जाती है। बंदा मूव कर रहा है, ट्रक रोड पे खड़ा है, ठीक है, और वो बंदा भागता हुआ फुल जोर से आके भागता हुआ आता है और उस ट्रक में जाके टक्कर मारता है। तो क्या वो ट्रक इंच भी मूव करेगा? मुश्किल है कि वो एक इंच भी मूव करे, ठीक है, और उस बंदे का ना जो टक्कर मारेगा ना वो एक दफ़ा हिल जाएगा। तो बेसिकली केस क्या, हमारे पास एक बहुत छोटा मैस एक बहुत बड़े मैस के साथ टकरा रहा है और वो जो बड़ा मैस है वो एट रेस्ट है। तो सिंपली हम इन इक्वेशंस में वो वैल्यूज प्लग इन करेंगे और हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि m1 हमारे पास 0 के इक्वल है। तो जहाँ-जहाँ पे m1 है वहाँ-वहाँ पे हमने 0 डाल दिया, हमारे पास m2 डिवाइड बाय m2 v2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास m1 हमने उसकी वैल्यू प्लग इन करनी थी, तो वो 0 है, तो वो 0 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय m2 v1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, और ये m2 नीचे वाले m2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v2 प्राइम जो है हमारे पास वो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगा, यानी कि वो अगर बिफोर द कोलिजन एट रेस्ट था तो वो आफ्टर द कोलिजन भी एट रेस्ट ही होगा, यानी कि 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या बनेगा, इसमें जहाँ-जहाँ पे m1 है वहाँ-वहाँ पे 0 आ जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएँगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएँगे। v2 हमारे पास 0 है, ठीक है, ये हमें पता है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, v1 प्राइम जो है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ v1 के इक्वल, यानी कि आफ्टर द कोलिजन ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसकी मोशन जो है वो v1 प्राइम अगर मैं लूँ तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा हमारे पास। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन आती है इस केस में। जो नेक्स्ट केस है हमारे पास उसमें हमारे पास सेम उसी तरह एक बहुत बड़ा मैस बहुत छोटा मैस है, लेकिन इस दफ़ा जो छोटा मैस है वो कह लो कि रेस्ट पे, और जो बड़ा मैस है वो चल रहा है। वंस अगेन खतरनाक एग्जांपल देते हैं ट्रेन की। आप खड़े हो ट्रेन की पटरी पे और ट्रेन आके टकराती है। ट्रेन के नीचे नहीं आते आप, लेकिन कोलिजन होती है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि मेरी कोलिजन से मेरा तो मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन मोमेंटम चूँकि कंज़र्व रहा तो इसका मतलब है कि ट्रेन के मोमेंटम में कुछ ना कुछ कमी आई होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके मोमेंटम में चेंज आया भी है ना तो वो बहुत माइन्यूट है। तो सिमिलर ये चलती ट्रेन के साथ टकराने वाला केस है। तो इस केस में हम किस तरह सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे वन्स अगेन आपका मास जो है, कहने का तो 0 नहीं, आप 50 केजी के बंदे हो, लेकिन जो ट्रेन है वो 50,000 टन की है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो आपका मास उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। तो हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। हम अगर V2 में वैल्यूज़ प्लग इन करें, m1 को 0 पुट करें तो हमारे पास नेगेटिव सॉरी m2 डिवाइडेड बाय m2 V2 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली ये ये हमारे पास डिफरेंस जो है इनका 0 आ जाएगा। नहीं, मैंने क्या किया? सॉरी, 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 ये नहीं, ये 0 आ जाएगा, ये हमने 0 लिया। तो ये 0 हो जाएगा डिवाइड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय v1, तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, ठीक है? और ये m2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा? v2 प्राइम इज़ इक्वल्स टू
v2 यानी कि v2 की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। अलबत्ता जो v1 की वेलोसिटी है उसमें क्या चेंज आएगा, v1 की इक्वेशन में वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, जो डिफरेंस है हमारे पास ये 0 है, तो हमारे पास नेगेटिव m2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2, तो m2 वैसे का वैसे ही आएगा, v1 7 आएगा, m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय m2 वैसे का वैसे ही आएगा, नीचे m1 प्लस m2 है तो 0 प्लस m2 हमारे पास m2 ही आएगा मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v2, तो वो हमारे पास वैसी की वैसी आएगी। यहाँ पे हमारे पास v1 0 है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रेस्ट पे था बिफोर द कोलिजन छोटा मैस, तो यहाँ पे अब हमारे पास m2 m2 से कट जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास v1 प्राइम की वो क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ v2, यानी कि जो v2 की वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में हमारे पास ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है आफ्टर द कोलिजन, अगर मैं v1 प्राइम की बात करूँ तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 टाइम्स v2 होगी। ठीक हो गया। पांचवा केस हम सोल्व करते हैं जो कि कुलाइस केस था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलास्टिक कोलिजन है और जो ये इक्वेशन है ये सिर्फ आप इलास्टिक कोलिजन के केसेस में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको ड्राइव कर रहे थे हम वहां पे हमने ये कंडीशन लगाई थी v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, तो ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए यूज होगी। जो ये केस है ये इन इलास्टिक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन अलबत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास आफ्टर द कोलिजन दोनों वेलोसिटी सेम रहेंगी, तो हम उन दोनों को v प्राइम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों की जो है v2 यानी कि v प्राइम आ जाएगा। अब यहाँ पे v प्राइम हमने कॉमन ले लिया क्योंकि सेम था, हमारे पास m1 प्लस m2 आ जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, जो हमारे पास दोनों कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट हैं जो कि मिले हुए हैं आपस में और इकट्ठे मूव कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, उसका कुछ इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है? तो इसको वंस अगेन बहुत से बच्चों को मैंने देखा था कि जो एक एमसीक्यू आया था मेरे ही टेस्ट में, तो बहुत से बच्चे उसको इलास्टिक प्लेन की जो है हमारे पास कंडीशंस है वो ही लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये इलास्टिक प्लेन नहीं है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगाएंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगा सकते। तो ये टोटल हमारे पास 5 केसेस थे। पहला केस दोनों मैसेज सेम है, दूसरा केस सेम है, बस उसमें कहता है कि एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। ठीक है? तो ये दोनों सेम ही केस हैं। अगले ऑब्जेक्ट में वो कहता है केस में वो तीसरे केस में कहता है बहुत बड़ा मैस बहुत छोटे मैस से टकराता है, और जो बहुत बड़ा मैस है उसकी सॉरी छोटा मैस बड़े मैस से वो टकराता है, और जो बड़ा मैस है वो एट रेस्ट है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास छोटा मैस है उसकी जो v1 प्राइम है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वही रहता है जो बिफोर द कोलिजन था। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा केस आता है, उसमें अब बड़ा ऑब्जेक्ट एट मोशन है, जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट है, तो ये कोलिजन होता है हमारे पास। तो जब ये कोलिजन होगा हमारे पास तो उस केस में हमारे पास v1 प्राइम जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 टाइम्स ऑफ v2 हो जाएगा। ठीक है? नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जिस डायरेक्शन में v2 है ये भी उसी डायरेक्शन में ही है। ठीक हो गया? सो ये हमारे पास थे टोटल 5 केसेस। इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, a 70-gram ball collides with another ball of 140 gram. The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to the right, while the second ball is at rest. यानी कि जो पहली बॉल है वो टू द राइट जा रही है और जो सेकंड बॉल है वो एट रेस्ट है। If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? तो वो कह रहा है कि आफ्टर द collision दोनों की वेलोसिटीज बताओ, यानी कि v1 प्राइम और v2 प्राइम बताना है, और उसने हमें बताया कि इलास्टिक collisions है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास m1 70 ग्राम है, m2 140 ग्राम है, जो v1 है वो हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड है, जो v2 है वो हम उसे 0 ले रहे हैं। ठीक है? अब हमने टुवर्ड्स राइट का है, तो यानी कि हमारे पास प्लेन का केस भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया। ठीक हो गया? तो ये हमारा जो बड़ा ऑब्जेक्ट है या जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट है ये एट रेस्ट है, इसका मैस ये है। तो ये हम बेसिकली इस इक्वेशन को उठाएंगे, v1 प्राइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें m1 भी पता है, m2 भी पता है, और v1 भी पता है और v2 भी पता है। तो सिंपली सबकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे। m1 माइनस m2, ग्राम उसका यूनिट बाहर आ गया, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और दोनों मैसेज का सम
मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों? क्योंकि V2 0 है यहाँ पे, ये देखो। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 0। पीछे हमारे पास ये फैक्टर बच गया। सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ग्राम से कट जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या आएगा? देख लेते हैं। -70 ऊपर आएगा, 140 में से 70 गए तो -70। नीचे हमारे पास 210 आएगा मल्टीप्लाई बाय 9। तो अगर हम इन दोनों को आपस में काटें, 73 ज़ार हमारे पास, बेसिकली 7 3 ज़ार 21 होता है, तो 73 ज़ार 210 होगा हमारे पास। तो -1/3, ये 3 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास -3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। -3 मीटर पर सेकंड से क्या मुराद है? आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास V1 प्राइम है, वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अब हम चाहें तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें V1 प्राइम भी पता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें, और हमें 5 के 5 अननोन्स पता है, तो हम V2 प्राइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या अगर आप V2 प्राइम की इस तरह की जो इक्वेशन है वो यूज़ करना चाहते हैं, दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। ये मुझे आसान लग रही है, तो मैंने इसकी बेसिकली वैल्यू यहाँ पे प्लग इन की, और मैंने ये निकाल लिया। यहाँ पे मैंने प्लग इन की, तो मैंने सबसे पहले तो इक्वेशन को सीधा किया V2 प्राइम के लिए। V2 प्राइम के लिए मैंने कैसे सीधा किया? इसको मैं उठा के इक्वल के उस तरफ ले गया, नेगेटिव हो गया, और उसके बाद मैंने M2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पे आके हुआ है, और सारी इक्वेशन को M2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन को पहले M2 के लिए सीधा किया। अब यहाँ पे मैं सिंपली सबकी वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा, ठीक है? हमारे पास V2 जो है वो 0 था, तो ये फैक्टर भी 0 हो गया। इन दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन की, और इन दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन की विद साइन्स, ठीक है? साइन का ध्यान रखना है। डिवाइड बाय 140, इसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आता है? 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो मेरे पास V2 प्राइम होगा, वो मेरे पास क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड होगा। तो यही 2 चीज़ें उसने हमसे माँगी थी, यही 2 चीज़ें हमने उसको दे दी। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, उस एग्ज़ाम्पल में हमें ये कहता है, अ गोल्फ बॉल इज मूविंग टू द राइट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास एक गोल्फ बॉल है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है टुवर्ड्स राइट। उसका मैथ्स उसने हमें बताया, और वो कहता है कि ग्लाइड करती है विद अ स्टील बॉल ऑफ 8 केजी जो कि रेस्ट पे है। कंप्यूट द वेलोसिटीज ऑफ द बोथ बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। अगर तो आपके पास ये एमसीक्यूज बेस्ड है, तो आपको केसेस पता है, तो आप जल्दी से उनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में हम दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन निकालेंगे, इसलिए कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास। ठीक है, ये एट रेस्ट है। M1 हमें पता है, उसको हम केजी में चेंज करेंगे। V1 पता है हमें, M2 हमें पता है, ठीक है? हमें V2 भी पता है, V2 हमारे पास क्या है? एट रेस्ट 0। और हमें कुछ पता है? हमें कुछ भी नहीं पता। हमने निकालना क्या है? हमने V1 प्राइम और V2 प्राइम, सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है? और उसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसमें वैल्यू सारी प्लग इन करेंगे, V1 प्राइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? हमने सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी, जहाँ पे M1 भी पता है, M2 भी पता है, V1 भी पता है हमें, V2 भी पता है, सबकी वैल्यूज़ प्लग इन की। ये हमारे पास 0 है, तो ये पूरा फैक्टर ही हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे केजी केजी से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये हमारे पास बचेगा -7.9 और नीचे 8.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास -19.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? V1 प्राइम। देखिए, V1 प्राइम हमारे पास क्या है? -19 मीटर पर सेकंड, और ये नेगेटिव हमें क्या बता रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 ही रहा। इसी तरह हम V2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। V2 हम कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूले में लगा दो, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन यूज़ कर लो, दोनों में से जो आपका दिल करता है। V2 हमारे पास 0 है, ठीक है? तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमने प्लग इन की, केजी केजी से कट जाएगा हमारे पास, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास V1 हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये -19 मीटर पर सेकंड है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास V2 हमारे पास क्या है? इस डायरेक्शन में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड है। तकरीबन बहुत कम है, इसके रिलेटिवली निकालें, लेकिन आपकी बुक में वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है। तो एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम में आपको बआसानी इस तरह के ऑप्शन नज़र आएँगे, जिसकी वजह से आप जल्दी आंसर की तरफ चले जाओगे। बाकी जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें आपने पूरा उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है।